हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने अग्रीगेट डिमांड अग्रीगेट सप्लाई वाला चैप्टर बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू भी आप लोगों ने बना लिए होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे चैप्टर का रिवीजन करा रहा हूं जिससे बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, यानी 3-3 नंबर के दो, या एक 4 नंबर का और 1-1 नंबर के दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मिलेंगे। दैट चैप्टर इज कॉल्ड गवर्नमेंट बजट। थियोरी भी है, न्यूमेरिकल भी है, आसान छोटा सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। कोशिश करेंगे विद इन 30 मिनट्स पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लें, इसके न्यूमेरिकल्स फॉर्मूले और सारी चीजें बना लें। यकीन मानो मैं आपको एनसीईआरटी से भी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको उठा के भी कराऊंगा। इससे बाहर तो एग्जामिनर जा ही नहीं सकता, तो बेफिक्र होकर कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन आप कर सकते हो। हर सरकार बजट बनाती है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो। जब सेंट्रल गवर्नमेंट बजट बनाती है तो उसे अनाउंस कौन करता है? कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि प्रेजेंटली कौन है? निर्मला सीतारमन। और उस बजट का नाम क्या होता है? यूनियन बजट ऑफ इंडिया। फरवरी के पहले दिन ये बजट जो है आपका अनाउंस होता है, जिससे पता चलती है कि आगे आने वाली समय पे क्या क्या चीजें सस्ती होंगी, क्या क्या चीजें महंगी होंगी, सरकार कहां कहां पे कितना कितना खर्च करेगी, स्टेट्स को कितना पैसा, कितने कॉलेजेस, कितने स्कूल हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, एवरीथिंग। बजट जिस दिन आता है बहुत क्रूशियल डे होता है और पूरे न्यूज चैनल पे बजट चलता रहता है, क्योंकि वो हमारे डे टू डे लाइफ पे इंपैक्ट डालता है। तो बजट होता क्या है क्लास? एक statement of estimated receipts, estimated expenditure of the government over a fiscal year। साल भर में सरकार के पास कितनी कमाई आने वाली है, साल भर में सरकार कितना खर्चा करने वाली है, उसका एक स्टेटमेंट जो है उसी को क्या कहते हैं? गवर्नमेंट बजट। सरकार का बजट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? इन शॉर्ट में आप याद कर लो, मीरा। तो जो गवर्नमेंट बजट इज नॉट ओनली अ स्टेटमेंट बट इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। बजट के आने से मार्केट भी अप एंड डाउन होता है कि बजट कैसा है। तो बजट सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन है सरकार की पॉलिसीज का, और सरकार जो जो ऑब्जेक्टिव बनाती है, जो फ्यूचर में सरकार अचीव करना चाहती है। इसके 4 ऑब्जेक्टिव है। MERA, मेरा। एम फॉर होता है मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है ना, सरकार बजट बनाकर उनको मैनेज करने की कोशिश करती है। अगर वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अच्छे से काम कर रही हैं तो सरकार उनको फंड देती है, और अच्छे से काम नहीं कर रही सरकार उनका प्राइवेटाइजेशन कर देती है। अगला है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कंट्री में अगर इन्फ्लेशन है तो सरकार उसे गवर्नमेंट का टैक्सेशन पॉलिसी और जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है ओवर ऑन क्लास सोशल वेलफेयर वर्क, उसके थ्रू सरकार इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल भी करती है। कौन सी पॉलिसी के थ्रू? बता। मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की पॉलिसी है। तो जो सरकार की पॉलिसी है उसका नाम क्या है? फिस्कल पॉलिसी। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अमीर गरीब के बीच का फासला सरकार कम करती है बजट बनाकर। अमीरों पे हैवी टैक्स लगाया जाता है, टैक्स सिस्टम को प्रोग्रेसिव बनाया जाता है। जितनी ज्यादा इनकम कमाओगे उतना ज्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, और उस टैक्स से गरीबों को क्या किया जाता है? उनकी सब्सिडी दी जाती है, उनका भला किया जाता है। अमीरों से ज्यादा टैक्स करो, टैक्स चार्ज करो, उनकी इनकम कम हो जाएगी, और गरीबों को सब्सिडीज दो, उनकी इनकम बढ़ जाएगी। तो दोनों के बीच का जो गैप है इनकम का, सरकार उसे कम करने की कोशिश करती है। लास्ट है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो कंपनी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जैसी हार्मफुल प्रोडक्ट बनाती है उन पे हैवी टैक्स, और जो कंपनी रूरल एरिया में अपना कंपनी खोल रही है ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिले, खादी का प्रोडक्ट है, या फिर क्लास जो फार्मिंग का काम है, या फिर कोई ऐसा काम जिससे समाज का भला हो, सरकार उन पे लो टैक्स या टैक्स सब्सिडीज देती है। उनको इवन टैक्स नहीं भी लेती, सस्ते में जमीन वगैरह भी सरकार उनको दे देती है। सो दीज 4 आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। ध्यान रखना, एनसीईआरटी से कुछ लाइन उठाया मैंने जो कि इंपॉर्टेंट है। Although the budget document relate the receipts and expenditure of the government for a particular financial year, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, the impact of it will be there in a subsequent years। जरूरी नहीं है कि बजट अभी बनाया तो उसका इम्पैक्ट आपको अभी दिख जाएगा, उसका इम्पैक्ट आपको आने वाले कई सालों में देखने को मिल सकता है। देयर इज a need therefore to have 2 accounts, है ना। तो 2 अकाउंट्स बनते हैं। those that related to the current financial year, जो करंट फाइनेंशियल ईयर में जिसका इंपैक्ट आएगा उसको बोलते हैं रेवेन्यू अकाउंट और रेवेन्यू बजट, और दोस्त जिसका क्लास एसेट्स और लायबिलिटी में जो चेंज आया है जो फ्यूचर में इंपैक्ट देगा उसको बोलते हैं कैपिटल बजट या कैपिटल अकाउंट। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द अकाउंट्स, इट्स
इट इज इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो बजट के जो ऑब्जेक्टिव है MERA, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि भाई सरकार का दो टाइप का बजट होता है, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। इसी साल का जो बजट है वो रेवेन्यू बजट, असेट लायबिलिटी की जब बात करते हैं तो वो कैपिटल बजट है। जैसे मान लो कि एम्स बनवाएंगे, है ना, अभी बिहार में सरकार ने काफी पैसे खर्च करने के लिए जो बजट बनाया है कि काफी सारे क्लास जैसे मखाना की इंडस्ट्री बनाएंगे और बहुत सारी चीजें और बनाएंगे, तो वो लंबे समय तक फायदा पहुंचाएगा, वो कैपिटल बजट है। लेकिन इसी साल कोई चीज फायदा पहुंचाए तो वो क्या, आपका रेवेन्यू बजट। अच्छा, जो सरकार का जो बजट है ना, उसके अलग अलग फंक्शंस हैं। तो पहला है एलोकेशन फंक्शन, दूसरा है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तीसरा है स्टेबलाइजेशन फंक्शन। एनसीईआरटी में एक बार ये चीज पेपर में पूछ लिया गया था, तो इसीलिए इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये वो चीज है जिससे कोई नहीं कर पाएगा तो आप वो कर पाओगे, यही डिफरेंस है क्लास। मैं आपको यही डिफरेंस क्रिएट करके दूंगा। अगर ये आ गया ना पेपर में तो मजा आ जाएगा, आप आराम से लिख भी लोगे। एमसीक्यू में आ सकता है, असर्शन रीजन में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, कहीं से भी पूछा आ सकता है, या 3 और 4 मार्कर्स में भी। तो एलोकेशन फंक्शन क्या है सरकार के बजट का? तो government provides certain goods and services which cannot be provided by the market mechanism, that is by the exchange between individual and consumer and producer. Example of such goods are national defense, road, government administration, etc., which are referred as a public goods. इसको public goods बोलते हैं, ध्यान समझना। पब्लिक गुड्स किसको बोलते हैं? वो एलोकेशन फंक्शन की बात करता है। पब्लिक गुड्स वो गुड्स है जो सरकार सबको देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। डिफेंस है, रोड है, गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारी चीजें। टू अंडरस्टैंड व्हाई पब्लिक गुड्स नीड्स टू बी प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट, वी मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स के बीच का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। प्राइवेट गुड्स क्या क्या है? क्लॉथ, कार, फूड आइटम एक्सेट्रा। एंड पब्लिक गुड्स आर जो पब्लिक गुड्स है, there are two major differences. One of the benefit of public goods are available all, सबके लिए अवेलेबल है, और not only restricted to one particular consumer, एक इंसान के लिए नहीं है, सबके लिए है, और सबके लिए ही क्लास ये अवेलेबल है। अच्छा, पब्लिक गुड्स के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। तो ये रहा पब्लिक गुड्स, अ कमोडिटी और सर्विस दैट इज मेड अवेलेबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी, typically administered by the government and paid for collective through taxation। तो देखो, जनता से टैक्स वसूला जाता है और जनता की भलाई के लिए जो काम किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक गुड्स। अब ध्यान समझना, पब्लिक जो पब्लिक गुड्स होते हैं ना, ये बात आप ध्यान से लिख लो कहीं ना कहीं, आप हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। पब्लिक गुड्स जो है वो नॉन राइवलरस है, ध्यान रखना, नॉन राइवलरस और नॉन एक्सक्लूडेबल। देखो, जो पब्लिक गुड्स है ना वो नॉन राइवलरस है, यानी कि अगर एक इंसान को वो चीज मिल रहा है तो दूसरे के लिए वो चीज कम नहीं हुआ है। जैसे स्ट्रीट लाइट है, तो स्ट्रीट लाइट जो है सबको मिलेगी, रोड पे जितने भी लोग चल रहे हैं सबको मिलेगी। मेरे ऊपर स्ट्रीट लाइट पड़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि औरों के ऊपर नहीं पड़ेगी, वो सबको मिलेगी। नॉन राइवलरस। और नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब क्या है? आप किसी को वंचित नहीं रख सकते उसके लिए। ये पार्क है, हर कोई यूज करेगा, सड़क है, हर कोई अपनी गाड़ी चलाएगा, तो आप किसी को वंचित नहीं रख सकते, एक्सक्लूड नहीं कर सकते। और नॉन राइवलरस, एक के यूज करने से दूसरे के लिए वो क्वांटिटी कम नहीं होती। तो पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवलरस एंड नॉन excludable. If we consider public park or measure to reduce air pollution, the benefit will be available to all. भाई पार्क बनाया एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए, सबको फायदा पहुंचाएगा। One person consumption of a good does not reduce the amount available for the consumption of others. एक इंसान उसे कंज्यूम कर रहा है तो दूसरे के लिए वो कम नहीं हो जाएगा। So several people can enjoy the benefit. This is the consumption में people is not rivalrous. जो public goods है वो non rivalrous है। In case of public goods there is no feasible way of excluding anyone from the enjoying the benefit। जो पब्लिक गुड्स का बेनिफिट हर कोई लेगा, किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए उसको बोलते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल। तो ये जो आपने पढ़ा एलोकेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट, ये पब्लिक गुड्स की बात करता है। पब्लिक गुड्स नॉन एक्सक्लूडेबल है और नॉन राइवलरस है। सेकंड इज रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। ये कौन सा फंक्शन है? बजट फ्रॉम चैप्टर 2 we make that the total national income of a country goes either the private sector, that is firm and household, known as a private income, or the government, known as a public income. Out of the private income, what finally reach the household is known as personal income. जो जनता के पास इनकम पहुंचती है उसको बोलते हैं पर्सनल इनकम। एंड द अमाउंट दैट कैन बी स्पेंड इन द, और जो पैसा वो खर्च करते हैं उसको बोलते हैं PDI, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। आप CUET में पढ़ोगे, सिलेबस के अंदर है ये। द गवर्नमेंट सेक्टर अफेक्ट द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ हाउसहोल्ड बाय मेकिंग ट्रांसफर एंड कलेक्टिव टैक्सेस। इट इज थ्रू दैट द government can change the distribution of income, bringing about the distribution that is considered fair by the society। इसके अंदर सरकार कहती है टैक्स चार्ज करके अमीरों से टैक्स वसूलेंगे और गरीबों को सब्सिडी देंगे। दिस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अगला है स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। इफ एन इकोनॉमी इज फेसिंग फ्लक्चुएशन इन इनकम
employment and prices, inflation, deflation, the government may push for correction the situation using budgetary. टैक्स और पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू सरकार क्या करती है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करती है, यानी कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है. तो स्टेबलाइजेशन के अंदर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल की बात होगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्लास बात होगी टैक्स वसूलो, है ना, जो टैक्स है वो सारा का सारा टैक्स वसूलो अमीरों से और गरीबों को सब्सिडीज दो, और एलोकेशन ऑफ फंक्शन के अंदर आता है पब्लिक गुड्स की बात. तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखना. ओके. अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ बजट. बजट 2 टाइप के होते हैं. बजट के अंदर 2 कंपोनेंट है, बजटरी रिसीट्स और दूसरा हो गया बजटरी एक्सपेंडिचर. अब जो बजटरी रिसीट है वो फर्दर 2 पार्ट में है, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट. बजटरी रिसीट्स आर ऑफ 2 टाइप. पहला हो गया रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा क्या हो गया, कैपिटल रिसीट्स. अब जो रेवेन्यू रिसीट्स है इनके बारे में ध्यान रखना, दीज आर टर्म एज अ नॉन रिडीमेबल. तो रेवेन्यू रिसीट सरकार की वो रिसीट है जिससे सरकार की कोई भी असेट ना कम हुई है ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ी है, ये नॉन रिडीमेबल है. सीयूईटी में पूछा गया था ये नॉन रिडीमेबल कौन सा होता है, तो रेवेन्यू रिसीट. रेवेन्यू रिसीट आर दोज रिसीट दैट डू नॉट लीड्स टू क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट, यानी ना ही सरकार का कोई क्लेम नहीं बन रहा, फ्री में सरकार को पैसा मिलेगा. उसके 2 पार्ट हैं, टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट. टैक्स से जो पैसा आया टैक्स सोर्स से वो टैक्स रिसीट है, और अदर देन कैश जो पैसा है वो नॉन टैक्स रिसीट है. टैक्स 2 पार्ट में है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. जिस इंसान के ऊपर टैक्स का बर्डन है वो खुद सरकार को टैक्स जमा कराएगा, वो डायरेक्ट टैक्स है. कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया. जिस इंसान के ऊपर टैक्स का बर्डन वो खुद जमा नहीं कराएगा, वो ग्राहक से वसूल लेगा और फिर सरकार को जमा कराएगा, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस. जैसे जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्सेट्रा. जो डायरेक्ट टैक्स है ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा ये टैक्स बढ़ता चला जाएगा, इसका बर्डन आप किसी के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, आपके ऊपर टैक्स लगाए आपको टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी. इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन ग्राहक के ऊपर शिफ्ट कर देते हो आप, सो ये शिफ्टेबल इन नेचर होता है. और जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो रिग्रेसिव नेचर के होते हैं, मतलब अमीर खरीदे गरीब खरीदे, जीएसटी 18% सबके लिए 18%, 5% सबके लिए 5%, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, तो ये रिग्रेसिव है. अच्छा, इनकम मैंने बताया क्लास, देखो टैक्स पेयर खुद सरकार को जमा कराएगा, डायरेक्ट टैक्स है. टैक्स पेयर देगा दुकानदार को टैक्स, दुकानदार जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स देगा, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस. नॉन टैक्स रिसीट के अंदर फाइन, फीस, पेनाल्टी, स्किट, कोई इंसान अगर मर गया तो उसकी सारी प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट ले लेती है, अक्वायर कर लेती है. डोनेशन, ग्रांट, पब्लिक कंपनी से इनकम, इंटरेस्ट मिल रहा है, ये सब नॉन टैक्स रिसीट है टैक्स के अलावा. अगला है कैपिटल रिसीट. इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, शॉर्ट में आरडीबी, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग. कैपिटल रिसीट क्या होता है, ये ऐसी रिसीट है जिससे सरकार की कोई ना कोई एसेट या तो कम होगी नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ेगी. फ्री का पैसा नहीं आ रहा, कर्जा बनेगा या आपकी एसेट्स कम होगी, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट. रिकवरी ऑफ लोन, आपने किसी को लोन दिया था तो वो एसेट था, उसे रिकवर कर लिया तो देखो इससे एसेट कम हो गया. डिसइन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है, एसेट को बेचना ही क्या कहलाता है, डिसइन्वेस्टमेंट. जब चलती हुई कंपनी बेचते हैं उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. और लास्ट में बोरिंग, उधार लोगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी. इन तीनों केसेस में हमारे पास पैसा तो आ रहा है इसीलिए वो रिसीट है, लेकिन पैसा के साथ यहाँ एसेट्स कम हो रहा है, यहाँ भी एसेट कम हो रहा है, यहाँ लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो ये कैसा रिसीट हो गया, आपका कैपिटल रिसीट हो गया. ओके. अच्छा, अब कैपिटल रिसीट में जो ये बोरोइंग्स है ये अकेला ऐसा कैपिटल रिसीट्स है जो डेट क्रिएटिंग है, जिससे क्या बनता है, कर्जा बनता है. डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, यानी इससे क्या बनता है, कर्जा बनता है. अच्छा, ये डिफरेंस भी पेपर में बहुत ज्यादा चांस है आने का, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट. तो मीनिंग की बात करें तो रेवेन्यू रिसीट क्या है, दीज आर दोज रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच डू नॉट लीड्स टू रिडक्शन इन एनी एसेट. ना ही कोई एसेट्स कम हो रहा है और ना ही कोई लायबिलिटी बन रहा है, फ्री फंड का पैसा हो गया, बार बार होता है तो रेकरिंग इन नेचर. और रेवेन्यू रिसीट्स आर नॉट डेट क्रिएटिंग, कोई कर्जा नहीं बनता इससे. एग्जाम्पल है फीस, फाइन, पेनल्टी एक्सेट्रा. ये ना बेसिस लिख के ही आप डिफरेंस क्रिएट करना. कैपिटल रिसीट क्या है, दीज आर दोज रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच लीड्स टू रिडक्शन इन एनी एसेट. या तो कोई ना कोई सरकार की एसेट्स कम होगी नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ेगी, फ्री का पैसा नहीं है. एग्जांपल है रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग. ये नॉन रेकरिंग है, बार बार नहीं होता. और इसके अंदर जो बोरोइंग्स होता है वो क्या, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट है. बोरोइंग अकेला क्या है, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स है. और फॉर्मूला क्या बन गया, टोटल रिसीट इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट. और रेवेन्यू रिसीट इज इक्वल टू टैक्स रिसीट प्लस नॉन टैक्स रिसीट. अब टैक्स रिसीट इज इक्वल टू डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. कैपिटल रिसीट इज इक्वल टू रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट्स एंड बोरोइंग्स. तो ये चीजें याद होनी चाहिए, सारा रिवीजन इसी तरीके से चलता है. जैसे इसमें क्लासिफिकेशन करने के लिए बोल रहा है तो लोन ले लिया वर्ल्ड बैंक से,
तो ये क्या हो गया, कैपिटल रिसीट। कॉर्पोरेशन टैक्स किसी भी तरह का टैक्स, रेवेन्यू रिसीट है। शेयर्स आपने बेचा तो ये कैपिटल आपका रिसीट्स है। डिविडेंड रिसीव बाय द गवर्नमेंट, ये रेवेन्यू रिसीट है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो रेवेन्यू रिसीट है। आपने उधार लिया जापान से, वो कैपिटल रिसीट है। जीएसटी रेवेन्यू रिसीट है। आपने लोन दिया था वो रिकवर कर लिया तो वो क्या आपका कैपिटल रिसीट है, क्योंकि आपने जो लोन रिकवर कर लिया उससे आपकी जो एसेट्स है वो कम हो गई। रीजन जरूर लिखना जब भी आपको ये बोलता है क्लासिफाई करो, और साथ में रीजन भी दो। देखो लिखा हुआ है तो रीजन के साथ बताना पड़ेगा। 6 पॉइंट आएंगे 3 नंबर में। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू डेट क्रिएटिंग। कर्जा किससे बनता है, पब्लिक सेक्टर कंपनी को बेचोगे कर्जा नहीं बनेगा, उधार से क्या बनेगा, कर्जा बनेगा। तो ये जो बी पॉइंट है उससे ही कर्जा बनता है, बाकी रिकवरी ऑफ लोन से भी कर्जा नहीं बनता। आप उधार जो ले रहे हो बोरोइंग्स, वही अकेला एक कैपिटल रिसीट है जो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट भी कहलाता है। अच्छा, कुछ फॉर्मूला है, टोटल रिसीट इक्वल टू रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट इक्वल टू टैक्स प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, और कैपिटल रिसीट के अंदर रिकवरी ऑफ लोन, पीएससी और डिसइन्वेस्टमेंट्स और बोरिंग, ये 3 चीजें आती हैं। अच्छा, अब आते हैं बजटरी एक्सपेंडिचर। सरकार के जो भी खर्चे होने वाले हैं साल भर में, दैट एक्सपेंस इज कॉल्ड बजट एक्सपेंडिचर। वो 2 टाइप के हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ऐसे खर्चे जिससे सरकार की कोई असेट क्रिएट नहीं हो रही, ना ही कोई लायबिलिटी कम हो रही है। फ्री फंड का सरकार ने खर्चा कर दिया, जैसे इंटरेस्ट, सब्सिडीज, डिफेंस सर्विसेज, वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। ये सारे के सारे क्या हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान रखना, डिफेंस सर्विसेज पे, वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरेस्ट, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन, सब्सिडीज, स्कॉलरशिप, सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ग्रांट, ये सब क्या है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरकार के ऐसे खर्चे जिससे सरकार की कोई भी एसेट ना क्रिएट हो रही है, ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। अगला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई ना कोई एसेट आएगा, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी कम होगा। बिल्डिंग खरीदा, मशीन खरीदा, सुपर कंप्यूटर खरीदा आपने, वो सब के सब क्या है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट बढ़ रहा है इसलिए। और आपने कोई रीपेमेंट ऑफ लोन, आपने पहले कोई लोन ले रखा था उसको आपने रीपे कर दिया, तो वो कैसा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे हमारी लायबिलिटीज कम हो गई। तो आपकी एसेट्स कोई ना कोई बढ़ेगी, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी जरूर कम होगी कैपिटल क्लास एक्सपेंडिचर के अंदर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ना ही कोई असेट आपका बढ़ेगा, ना कोई लायबिलिटी कम होगा। यहां पे कोई ना कोई असेट बढ़ेगा, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी कम होगा, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर डिफरेंस की बात करें तो पहला पॉइंट लिखोगे मीनिंग, दूसरा ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो बार बार होने वाला है, रेकरिंग, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है आपका नॉन रेकरिंग, ये बार बार नहीं होता। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये क्यों किया जाता है, ताकि क्लास कंट्री स्मूथली चल सके। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसमें हम लोग एसेट्स को खरीदते हैं और लोन ग्रांट करते हैं, इसकी बात चलती है। एग्जांपल, इंटरेस्ट, सब्सिडी, एक्सपेंस ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, डोनेशन, पेंशन एक्सेट्रा। लेकिन इसमें मशीन खरीदा, कंस्ट्रक्शन किया, स्कूल का, हॉस्पिटल बिल्डिंग, रीपेड लोन, दीज आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब पहचानो इसमें से कौन कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर विद रीजन। तो ग्रांट गिवन, ग्रांट, डोनेशन, चैरिटी रेवेन्यू, रीपेमेंट ऑफ लोन आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी कैपिटल, एक्सपेंडिचर रोड एसेट आएगी कैपिटल, इंटरेस्ट पेमेंट रेवेन्यू, पेमेंट ऑफ सैलरी रेवेन्यू। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीदा, टेकिंग ओवर अ प्राइवेट फर्म बाय द गवर्नमेंट, सरकार ने कंपनी खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सब्सिडीज रेवेन्यू, शेयर्स खरीदा है सरकार ने, शेयर्स इन्वेस्टमेंट्स होता है, शेयर्स क्या होता है इन्वेस्टमेंट्स होता है, इसीलिए सरकार की जो एसेट्स है उसको बढ़ाता है, इसीलिए क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर है रीजन के साथ। बजट 3 टाइप के होते हैं, बैलेंस बजट जहां पे टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर बराबर है, सरप्लस बजट जहां पे रेवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, डेफिसिट बजट जहां पे बजट में एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, उसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। और ध्यान रखना, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो सरकार सरप्लस बजट बनाती है, और कंट्री में मंदी अगर है, डिफ्लेशन अगर है, तो सरकार डेफिसिट बजट बनाती है। रीजन क्या है सोचो, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी, अपने रिसीट्स को बढ़ा लेगी, ज्यादा पैसा जनता से जो है वसूल लेगी और खर्चे कम करेगी सरकार अपने, ताकि जनता के पास और पैसा ना आए, वो और डिमांड ना करे। नेक्स्ट है, अच्छा बजट 3 टाइप के होते हैं, सरप्लस, डेफिसिट और इक्विलिब्रियम बजट। अब जो डेफिसिट बजट है वो फर्दर अलग अलग 3 टाइप के होते हैं। डेफिसिट का मतलब क्या बताया था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, इसको बोलते हैं बजटरी डेफिसिट। वो 3 पार्ट के हैं, सबसे पहला रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा है फिस्कल डेफिसिट, तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी फिस्कल डेफिसिट को हम लोग बोरोइंग्स मेड बाय द गवर्नमेंट भी कहते हैं। आपने जितना उधार लिया है फिस्कल डेफिसिट वही दर्शाता है।
तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट। तो आरई में से आरआर घटा दोगे, आएगा रेवेन्यू डेफिसिट। हाई रेवेन्यू डेफिसिट गिव्स ए वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट। अगर रेवेन्यू डेफिसिट हाई है तो उसका इंप्लीकेशंस क्या होगा? अगर रेवेन्यू डेफिसिट हाई है तो सरकार को एक वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा, क्या? या तो सरकार अपने खर्चे कम करे या कमाई बढ़ाए। इंडिया गरीब कंट्री है, ना खर्चे कम कर सकते हैं ना कमाई को बढ़ा सकते हैं, टैक्स ज्यादा वसूल नहीं सकते, लोग गरीब है ज्यादातर, इतनी तो इनकम ही नहीं है, आप कैसे टैक्स वसूलोगे? तो सरकार क्या करती है इस सिचुएशन से उभरने के लिए? सरकार दो काम करती है, बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट। बोरोइंग से लायबिलिटी बन जाती है, डिसइन्वेस्टमेंट से एसेट्स कम हो जाती है। तो अगर हाई रेवेन्यू डेफिसिट है, उससे बाहर निकालना है, तो सरकार क्या करती है? बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट। बोरोइंग से आपकी लायबिलिटी बन जाती है, डिसइन्वेस्टमेंट से आपकी एसेट्स कम हो जाती हैं। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। टोटल रिसीट्स के अंदर दो रिसीट्स आते हैं, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। कैपिटल के तीन आते हैं, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग। तो ये कह रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर में से अगर आप टोटल रिसीट घटा दोगे तो आएगा बजटरी डेफिसिट। लेकिन आप टोटल रिसीट घटाओगे बोरोइंग्स को छोड़कर, बोरोइंग नहीं घटाना, बोरोइंग को रिसीट्स में काउंट नहीं करना, तो आपके पास फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा और वही क्या होगा? आपका बोरोइंग होगा। और थोड़ा सा फॉर्मूला खोलते हैं। फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, वही चीज आ गई। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आ गया टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रिकवरी ऑफ लोन माइनस डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग को छोड़ दिया। और एक और स्पेशल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तभी लगाओगे जब आपको बजटरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट दोनों दिया होगा। सो फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी, ये भी फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट का। फिस्कल डेफिसिट के इंप्लीकेशंस क्या होंगे? अगर कंट्री में फिस्कल डेफिसिट है, इसका मतलब इन्फ्लेशन। फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है मतलब उधार ज्यादा लिया, पैसा देश में खर्च होगा और महंगाई बढ़ेगी। हम फॉरेन कंट्री जिनसे उधार ले रहे हैं, हम उन पे डिपेंड होते चले जा रहे हैं। हमारे फ्यूचर जनरेशन के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन होगा। हम तो लोन ले रहे हैं, लेकिन आगे आने वाली सरकार के ऊपर टेंशन होगी पहले लोन चुकाने की। अगला है इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट इंप्लाइज इंक्रीज इन बोरोइंग और अल्टीमेटली लीड्स टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, अल्टीमेटली लीड्स टू इंक्रीज इन रेवेन्यू डेफिसिट ऑल्सो, इट इज कॉल्ड डेट ट्रैप। अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है तो रेवेन्यू डेफिसिट भी अपना आप बढ़ जाएगा, बिकॉज लोन ज्यादा लोगे इंटरेस्ट ज्यादा, और इंटरेस्ट कैसा एक्सपेंडिचर होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगला है प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो नेट फिस्कल डेफिसिट को ही हम लोग क्या कह देते हैं? प्राइमरी डेफिसिट। बट क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप समझोगे। यहां जो फॉर्मूला है वो है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, क्या जाएगा आपका? प्राइमरी डेफिसिट। ओके, तो प्राइमरी डेफिसिट है वो क्या शो करता है? बोरोइंग्स रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। तो जो भी सरकार ने उधार लिया उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट हटा दो, जो बचेगा उसको क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट। हाउ कैन बी बजट फाइनेंस? अगर बजट घाटे में है तो फाइनेंस कैसे किया जाएगा? एक तो आरबीआई नोट प्रिंट करेगी, है ना, नोट प्रिंट करेगी, ट्रेजरी बिल्स इशू करेगी। दिस रेफर्स टू बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट, सरकार उधार लेगी आरबीआई से अगेंस्ट ट्रेजरी बिल्स, आरबीआई परचेज द बिल्स, रिटर्न इन कैश विच गवर्नमेंट यूज टू फंड द डेफिसिट। तो भैया इस सिचुएशन में सरकार जो आरबीआई है वो मदद करता है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है कि बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम आरबीआई, सरकार जो है वो आरबीआई से उधार लेती है, ट्रेजरी बिल्स वगैरह देके ना उनसे उधार लेती है वो। अगला है बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक, सरकार इस फिस्कल डेफिसिट से उभरने के लिए जनता से उधार लेती है, अपने एसेट्स को तोड़ देगी नहीं तो डिसइन्वेस्टमेंट, और अपने खर्चे कम करना और कमाई बढ़ाने के बारे में इंसान सोचेगा, राइट। अगला, अब आपके देखो न्यूमेरिकल है, हमने सारे के सारे फॉर्मूले देख लिए, हर एक चीज हमने अच्छे समझ लिया। अब चलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर। रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट तीनों निकालना है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया 100 माइनस रेवेन्यू रिसीट आ गया 80। फॉर्मूला लिख के करना प्लीज 20। जो फिस्कल डेफिसिट है वो कैसे निकलेगा? टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज 210। ये 110 है, ये 100 है, 210 माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ये हो गया 210 माइनस रेवेन्यू रिसीट्स जो कि है 80 माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। जब आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही दिया हुआ है तो आपको इंटरेस्ट क्यों लेना है? कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग 95, आप माइनस कर दो 210 में से, माइनस करो 210 में से आप घटाओगे 80, फिर घटाओगे 90, तो आएगा आपका 40 हो गया फिस्कल, नहीं 95 है ना, ये 95 है तो 35 आएगा फिर तो। 210 माइनस 80 माइनस 95, 210 माइनस 80 माइनस 95, इट्स 35। ये आ गया आपका क्या? फिस्कल डेफिसिट। अगला है प्राइमरी डेफिसिट।
तो जो प्राइमरी डेफिसिट है वो इस फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट घटा दो 10, आपका 25 आ गया प्राइमरी डेफिसिट। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला लिख के रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट को इजीली कैलकुलेट कर लोगे। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट, तो हो गया। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालोगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि 3821 है माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। अब रेवेन्यू रिसीट नहीं दिया है तो रेवेन्यू रिसीट किसके सम के बराबर है? टैक्स प्लस नॉन टैक्स। टैक्स हो गया 1000 और नॉन टैक्स हो गया 2000, तो 3000 घटा दोगे तो 821 जो है वो आपका आ गया रेवेन्यू डेफिसिट 821। अगला है फिजिकल डेफिसिट। नेक्स्ट है फिजिकल डेफिसिट, उसको बोलते हैं बोरोइंग्स मेड बाय द गवर्नमेंट। अब यहां बोरोइंग है नहीं तो हम क्या करेंगे? टोटल एक्सपेंडिचर लेंगे जो कि है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट तो टैक्स और नॉन टैक्स के बराबर है विच इज 3000 माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो कैपिटल रिसीट है ही नहीं तो हम कैपिटल रिसीट के बदले रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट लेंगे। बोरोइंग्स तो है ही नहीं ना। अब देखो कैपिटल रिसीट के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं और हमें लेना क्या होता है? कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो वो 2 कंपोनेंट जो बचे हुए हैं है ना, डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन, वो 2 ले लो, बोरोइंग छोड़ दो। रिकवरी ऑफ लोन 135 और डिसइन्वेस्टमेंट है 100। सॉल्व कर लो, आ जाएगा फिजिकल डेफिसिट 3821 प्लस 574 माइनस 3000 माइनस 135 और माइनस 100, तो आ गया 1160। ठीक है, 3821 प्लस 574 माइनस 3000 माइनस 135 और माइनस 100, 1160। ये आ गया आपका फिजिकल डेफिसिट 1160। ओके, डन है यहां तक। तो न्यूमेरिकल भी हो गया और फाइनली इस चैप्टर का हमने रिवीजन कर लिया। आज दोपहर में इसके पीवाईक्यू और फिर एमसीक्यू भी करा दूंगा और शाम को फॉरेन एक्सचेंज बीओपी पढ़ के पूरी तरीके से अपना मैक्रो का सिलेबस आज खत्म हो जाएगा। एंड अगेन हैप्पी होली इन एडवांस। अपना अच्छे से पढ़ाई कर लो आज दिन भर, है ना, अच्छे से एक चीज रिवीजन कर लो, मैक्रो पूरा अच्छे से खत्म कर लो। कल होली एंजॉय करना और कल शाम को फिर बैठ के दोबारा पढ़ने लग जाना। अब अच्छे से पढ़ लो इको, फिर अकाउंट्स, अभी अकाउंट्स के बाद भी रुकना नहीं है, सीओईटी भी है। तो अभी 1-1.5 महीना बहुत हेक्टिक रहने वाला है, लेकिन हाँ उसके बाद जो है आपका भविष्य एक अच्छी डायरेक्शन में निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक पढ़ के आना, बजट पूरा अच्छे से पढ़ के आना, समझ के आना। नोट्स आपको टेलीग्राम पे और एसपीसीसी ऐप पे दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।